दोस्तों, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। इसकी खास बात यह है कि यह नासा और इसरो का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। स्पेसक्राफ्ट नासा में असेंबल हुआ, अमेरिका में असेंबल हुआ और अब वो इंडिया आ चुका है और बहुत ही जल्द हमारा GSLV Mark II उस स्पेसक्राफ्ट को उसकी ऑर्बिट में रखने वाला है। यह जो लॉन्च होगा, यह लॉन्च एक ऐतिहासिक लॉन्च होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दो खास बात है। पहला, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, और दूसरा, इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं उस लॉन्च व्हीकल को जिसको हमने कभी नोटी बॉय बोला था, जो कभी हमें टेंशन की रातें देता था, स्ट्रेस देता था। लेकिन रिसेंटली अभी इसके जितने भी लॉन्चेस हुए वो बड़े ही कंफर्टेबल और टू द पॉइंट हुए हैं। और अभी एक बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि निसार सैटेलाइट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की कैटेगरी में आज तक का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा एम्बिशियस मिशन है क्या निसार? क्या कर सकता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अपन जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former ISRO साइंटिस्ट, और आज हम निसार के बारे में बात करने वाले हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम से जो मिशन जाने वाला है, हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले निम्बस एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करिए या नहीं? जरूर से डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो। काफी अच्छे कोर्सेज उस पर चल रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स है, और अभी उसके ऊपर रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी और जो उसकी थ्योरी है, उसके कोर्सेज भी आने वाले हैं। एक्सप्लोर नहीं किया तो तुरंत एक्सप्लोर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स कंटिन्यू, चालू करें दोस्तों। तो इस ग्राफिक को देखो। इस ग्राफिक के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर कुछ मूवमेंट दिख रहा है। यह जो मूवमेंट है, यहां पर मुझे एक पहाड़ टाइप की कोई शेप दिख रही है, जिसको ऑब्जर्व जब किया गया तो इट वाज फाउंड आउट कि 1992 से 2001 के बीच का डेटा यह बता रहा है कि यह जो धरती का पार्ट है, ये कभी तो 10 सेंटीमीटर नीचे दब गया और कभी 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। यानी यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है वो यह है कि अगर धरती की सतह कुछ नीचे जाती है या धरती की सतह ऊपर उठती है तो उसको पढ़ा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं दोस्तों INSAR, इनसार। जो सैटेलाइट हम अभी लॉन्च करने वाले हैं निसार, वो ये सारी चीजें 700 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट से आराम से पढ़ सकती है। इससे फायदा क्या होगा? वोल्केनिक इरप्शन, अर्थ के नीचे कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो अर्थक्वेक आने की संभावना अगर है, सुनामीज की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हम पढ़ पाएंगे, वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे और अलार्म उसके लिए जनरेट कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पर हमें दिख रहा है कि रेगिस्तान, अब रेगिस्तान है, अगर इसकी फोटो हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रही है? बस मिट्टी मिट्टी मिट्टी, नथिंग एल्स। बट सिंथेटिक अपर्चर रडार से अगर हम इसी जगह को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें पता चलता है यहां पर एक ड्राई स्ट्रीम बेड है, यानी कभी यहां पर कुछ नदी बहती होगी, कुछ हमें ट्रैक्स दिख रही हैं, हमें रॉकी डेजर्ट फ्लोर दिख रहा है। यानी ये टेक्निक मिट्टी की लेयर के नीचे भी अपनी आंखें गड़ाकर खजाने ढूंढ सकती है। यहां पर हमें दिख रहा है भाई, ये एक ग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, एकदम थिक कैनोपी। देखो एकदम कैनोपी है, बीच में एक नदी बह रही है, साथ में हमें यहां पर कुछ दिख रहे हैं, यहां पे वाटर फ्लो दिख रहा है, यहां पर भी कुछ पानी भरा हुआ सा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी इमेज को हम फिर से इसी टेक्निक से पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार की टेक्निक, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। यह दिख रहा था, यह भी दिख रहा था, यह भी दिख रहा था, लेकिन ये बीच बीच के जो पैचेज हैं, जो सिंपल इस व्यू में हमें नहीं दिख रहे, वो सिंथेटिक अपर्चर रडार बता पा रही है कि इन ग्रीन लीव्स का जो कवर है, जो घना ये जंगल है, इसमें अगर यहां पर हम देखें, देखो इस पार्ट को देखते रहना, यहां पर भी पानी भरा हुआ है। दे हैव बीन पॉसिबल इनंडेशन, यानी यहां पर भी पानी भरा हुआ है, राइट। ये सारी काबिलियत सिंथेटिक अपर्चर रडार की है। अब लग रहा होगा ना यार, ये है क्या चीज, ये काम कैसे करती है, ये जादुई छड़ी है क्या? यानी जो ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इसरो, अभी जो नासा के साथ बनाई गई है, ये सैटेलाइट दिन रात, सुबह शाम, बारिश बरसात, कुछ भी हो रही हो, इस सैटेलाइट के कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका जो डेटा है वो प्रॉपर आएगा, पूरी धरती का आएगा। आगे देखो दोस्तों, यहां पर ये इमेज जो है, ये इमेज ली गई है सैटेलाइट से, और ये जो दो इमेजेस हैं, ये इमेजेस बाद में ग्राउंड ऑब्जर्वेशन से बनाई गई है। किसकी इमेज है? यह इमेज है जब फरवरी 2011 में, 22 फरवरी 2011 में न्यूजीलैंड में एक भयंकर तगड़ा 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक के 3 दिन बाद सैटेलाइट की जब इमेज ली गई थी, तो सैटेलाइट ने ऑब्जर्व करके बताया कि ये जो लाल लाल पैचेस हैं, ये वो एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
फिर 7-8 दिन बाद जब 100 से भी ज्यादा गवर्नमेंट के ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस हुई थी, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स ने 100 से भी ज्यादा जियो टेक्निकल इंजीनियर्स ने जब जाकर एक एक जगह को चेक किया, तो उनने बोला भाई ये जो एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जहां पर थोड़ा सा हमारे को लग रहा है नुकसान हुआ है। फिर 8 महीने जब बीत गए तो उनने ये डिटेल्ड मैप बनाया। अगर आप इसको भूल जाएं और इन दोनों को कंपेयर करें तो जहां जहां पर सैटेलाइट की प्रिडिक्शन थी कि कितना डैमेज हुआ है और कहां कहां डैमेज हुआ है, आप देखेंगे दोस्तों तो वो सारी जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन एकदम मैच कर गई। ये पावर है सैटेलाइट की इमेजरी का कि हमें वो इंफॉर्मेशन जिसको इंसानों को उस जगह पर जाकर ऑब्जर्व कर कर, और वो भी 100 से ज्यादा, मतलब 500 600 700 आई डोंट नो कितने इंजीनियर्स लगे होंगे, उनको भी 8 महीने लगे, वो चीज हमें तुरंत 3 दिन बाद पता चल गई। यहां पर हम कंपेयर करते हैं कि ये रेगुलर जो सैटेलाइट के ऊपर आजकल जो सेंसर जाते हैं उनसे कितना अलग होगा। तो हम जब पैसिव सेंसर्स की बात करते हैं तो ये वो सेंसर होते हैं जो धरती से आने वाली इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, यानी सूरज की रोशनी धरती पे गिरी, वो रिफ्लेक्ट होकर जब आई हमने उसको कैप्चर किया, तो अगर बीच में बादल आ गए तो वो इंफॉर्मेशन हमारे को थोड़ी सी कम मिलेगी क्योंकि बादल उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे SAR की। उसमें क्या होता है, तो SAR के अंदर एक्टिवली हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे, तो हमारा जो सेंसर है यह पहले सिग्नल नीचे भेजता है, तो सिग्नल जब नीचे आएगा, ये सिग्नल नीचे आया, वो टकराएगा और टकरा कर उसका रिफ्लेक्शन इको जब वापस आएगा ये उसको पढ़ेगा। यानी अब हम इल्यूमिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, दिन है कि रात है हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। और हम यहां पर जो वेवलेंथ यूज करते हैं उस वेवलेंथ को बादल भी नहीं रोक सकते, तो हमारे इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा कि बादल का कवर है या नहीं। यानी यह टेक्निक सुपर पावरफुल है, इसके दिन रात बादल का किसी का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब इसको यूज किया जाता है तो हम बहुत बारीक डिटेल्स भी पकड़ पाते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं ना सैटेलाइट से ऑब्जर्वेशन की, तो वहां पर ये टर्म्स आपने बहुत सुनेंगे दोस्तों, का बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एक्स बैंड, सी बैंड, एस बैंड, ये सब बैंड्स के नाम है। तो हमने क्या करा हुआ है, फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग रेंजेस में तोड़ा हुआ है और उनके अलग अलग वेवलेंथ की रेंजेस हमने बनाई हुई है जिसके हिसाब से हम यूज करते हैं। तो यहां पर हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए एक्स बैंड यूज होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए सी बैंड यूज होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए एस बैंड यूज होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए एल बैंड यूज होता है। यानी ये वो वेवलेंथ्स हैं जिनको यूज किया जाता है। मान लो अगर मैं 5 सेंटीमीटर की वेवलेंथ का, यानी सी बैंड के अंदर हूं, 5 सेंटीमीटर वेवलेंथ का अगर मैं एक सिग्नल भेजता हूं और उस सिग्नल से मुझे रेजोल्यूशन चाहिए 10 मीटर का, यानी 10 मीटर के एरिया को मैं अच्छे से पढ़ पाऊं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का मैंने सिग्नल भेजा, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर सिग्नल जो मेरा गया, और मुझे 10 मीटर का एरिया अच्छे से पढ़ना है, 10 मीटर का उसका रेजोल्यूशन मेरे को चाहिए। उसके लिए जो एंटीना मुझे चाहिए वो तकरीबन होगा 4.2 किलोमीटर लंबा, 4.2 किलोमीटर लंबा। लेकिन अब जिस टेक्निक की बात अपन कर रहे हैं जिसको कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो यहां पर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को यूज करके फिजिक्स को पागल बना देती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सिग्नल आता किस फॉर्मेट में है और फिर उसको हम कैसे यूज करते हैं एल्गोरिथम की मदद से। तो जब हम सिग्नल भेजते हैं, जमीन पर सिग्नल भेजते हैं, तो रफ सरफेस से वो अगर टकराएगा तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे, अगर वो पेड़ की टहनियों से और पत्तियों से टकराएगा तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे, अगर वो जमीन से और तने से टकराएगा तो उसमें कुछ और बदलाव आएंगे, और अगर वो बिल्डिंगों से टकराएगा तो उसमें कुछ और बदलाव आएंगे। सबका नाम है, ये वॉल्यूम है, ये डबल बाउंस है, इसको रफ सरफेस कहते हैं। यानी जो सिग्नल हम भेज रहे हैं जब वो वापस आता है उसमें चीजें बदल जाती हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो उसकी जो पोलराइजेशन बदलती है उससे हमें पता चलता है कि वो कहां से टकरा के आया है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत छोटी वेवलेंथ लेते हैं तो हमारा सिग्नल बस पत्तियों पत्तियों तक जाके आ जाएगा, यानी हमें नीचे का कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो टहनियों से टकरा के आ जाएगा, फिर भी ग्राउंड का कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम थोड़ी वेवलेंथ और बढ़ाएंगे तो वो नीचे जाएगा, ग्राउंड से टकरा कर आएगा, लेकिन डिटेल हमें हो सकता है उतनी न मिले। और अगर हम वेवलेंथ को और बढ़ा देंगे तो वो पेड़ से टकरा के भी आएगा, वो ग्राउंड से टकरा के भी आएगा, वो सीधा ग्राउंड तक पहुंच के भी आएगा। अब यहां देखो,
ये जो हरा रंग है धीरे धीरे फेड हो गया, इसका मतलब इस सिग्नल के लिए पत्तियां जो हैं वही मेन है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, और इस सिग्नल के लिए पत्तियां मैटर नहीं करेंगी। अब ये जो बदलाव आएंगे ना, इन बदलाव को पकड़ा जाता है, एल्गोरिथम उसको पकड़ता है, पकड़ के देखता है अच्छा कौन सा बदलाव आया। अलग अलग बदलाव है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, सब अलग है, डिफरेंट है, पोलराइजेशन अलग अलग बदलती है। एल्गोरिथम उनको पकड़ता है और फिर वो एक इमेज बनाता है। यानी हम बहुत बड़ा एंटीना यूज नहीं करते, रेदर हम खूब सारी फोटोज खींचते हैं और उन फोटोज को कंप्यूटर की मदद से जोड़ देते हैं। कैसे किया जाता है वो देखो। तो हमने लॉन्च करा निसार, जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा, इसके ऊपर ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये इसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है। ये 12 मीटर डायमीटर का बड़ा रिफ्लेक्टर है, लेकिन फिर भी ये 4.2 किलोमीटर लंबा नहीं है, 12 मीटर का है। और ये जो बूम हमें दिख रहा है, ये बूम जो है ये 9 मीटर का है। तो 9 मीटर के बूम के ऊपर हम 12 मीटर का एक बड़ा रिफ्लेक्टर लगाएंगे, जो कि सारी इंफॉर्मेशन जो ई को वापस आएगी ना, हमने सिग्नल फेंका, सिग्नल जो वापस आएगा उस सिग्नल को हम कैप्चर करेंगे। तो ये जब कैप्चर करेगा ना, ये बड़ा एंटीना जिसको कैप्चर करेगा, तो कैसे करेगा अब उसको देखते हैं। तो हमारा स्पेसक्राफ्ट इस यहां पर जा रहा है, एक ऑर्बिट है, और वो सिग्नल नीचे भेज रहा है, सिग्नल भी नीचे भेज रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। सिग्नल जमीन के टकराया, टकरा के और वापस आया, जो सिग्नल वापस आया वो उसको पकड़ लेगा कंटिन्यूअसली, वैसे खूब सारे सिग्नल भेजेगा और उन सिग्नल्स को कंटिन्यूअसली पकड़ता जाएगा, और एक ऐसी इमेज एल्गोरिथम की मदद से, कंप्यूटर की मदद से बनाई जाएगी। तो अब क्या लगेगा, लगेगा ये हमारे सिस्टम को कि हमने ये छोटी छोटी इमेजेस नहीं ली है, रेदर हमने ये एक बड़ी इमेज एक बार में ली है। इसका मतलब यह है कि सिंथेटिक अपर्चर है इसका जो साइज है वो हो सकता है कंप्यूटर को लगे कि हाँ यार शायद ये 4 किलोमीटर टाइप वाले एंटीना को यूज करके बनाया गया है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो ये सैटेलाइट है इसको हम लॉन्च करेंगे। तो ये जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की खास बात क्या है, तो वो खास बात यह है, यहां देखो कि जब ये सैटेलाइट चक्कर काटेगा तो इसके लिए जो अर्थ नीचे घूम रही है, तो जिस लोकेशन को ये पढ़ेगा उस लोकेशन पे सूरज की जो रोशनी है वो वैसी ही रहेगी जैसी पिछले चक्कर में थी। यानी ये चक्कर काटे जा रहा है, नीचे धरती घूमे जा रही है, और ये इस तरीके से अलाइंड है कि जहां पर भी इसको इमेज लेनी है उस जगह पर सूरज की रोशनी हर वक्त, हर समय, हर पॉइंट पे वैसी ही रहेगी जैसी पिछली बार थी। इसलिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, और आप देख सकते हैं यहां पे काफी पोलर है, मतलब पोल टू पोल घूम रहा है। तो 700-750 किलोमीटर ऊपर धरती से पोलर टाइप का एक ऑर्बिट है, उसमें घूमता जाएगा, नीचे धरती इसके साथ घूमती जाएगी, और ये 12 दिन में पूरी धरती की फोटो खींच लेगा। यानी हर 12 दिन में हमारे पास नया डेटा होगा। तो कहीं बर्फ पिघल रही है, आइस कैप्स में प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट फायर टाइप की कोई प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, सब कुछ हम इस एक सैटेलाइट से पढ़ सकते हैं। हम यह भी पढ़ सकते हैं कि धरती कितनी ऊपर कितनी नीचे हो रही है इन द टर्म्स ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। जाने से पहले ये कुछ वो दोस्त हैं जो कि फैमिली के मेंबर्स हैं, इन सभी को दिल से शुक्रिया।